नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और आज मैंने बहुत अच्छा विषय लिया है, वो ये है कि विवाह। विवाह कब होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है और किसके साथ होगा, ये सारी चीज़ें आज हम कुंडली के आधार पर देखेंगे कि आपकी कुंडली में शादी के योग कब बनते हैं और कैसे इनको देखा जाता है। अगर आप भी अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो आप भी बड़े आराम से, इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन-सी भाव से क्या देखा जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप ज्योतिष समझते हैं और जानते हैं, तो आपको ये पता लग गया होगा कि हम लोग 7th हाउस से, यानी जो आपका 7वां घर है, उससे देखते हैं कि कैसे शादी के योग बनेंगे, कब बनेंगे और कौन-कौन से प्लैनेट उसमें आकर परेशानी पैदा करेंगे या कौन से प्लैनेट उसके लिए शुभ होते हैं। अगर आप पुरुष हैं, तो पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव की मेहरबानी से शादी होती है और दूसरा अगर आप स्त्री हैं, तो आपके गुरु यानी जुपिटर की मेहरबानी से आपकी कुंडली में शादी के योग बनते हैं। चलिए साहब, ये तो हो गई। अब शुक्र आपका मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो शादी के अच्छे संबंध बनते हैं। अगर आपका शुक्र पीड़ित है और दूसरे प्रभाव गलत घाव घर में है, तो आपके देरी से बनते हैं शादी के योग। ये मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, मेल की मैं बात कर रहा हूँ। फीमेल के केस में ये इसमें काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति। जुपिटर किस पोजीशन में है, कहां पर है, वो आपके शादी के योग बनाते हैं। चलिए, शुभ स्थिति ये होती है, सबसे अच्छी स्थिति मैं बता रहा हूं क्या है, जब गुरु शुक्र चंद्र जैसे जो अच्छे ग्रह हैं, अगर वो 7वें भाव में है, कुंडली के 7th हाउस में, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो यहाँ 7, तो अगर कुंडली के अच्छे घर में यहाँ पर यानी 7th हाउस में अच्छे ग्रहों का वास हो जाता है। अच्छे ग्रहों का मेरा मतलब हो गया, क्योंकि शादी के लिए हम लोग देखते हैं गुरु, शुक्र और चंद्रमा को। ये तीनों ग्रह अगर इस 7th हाउस में अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पर हैं, तो ये अच्छी स्थिति बनती है। या फिर त्रिकोण में आ जाएं, त्रिकोण का मतलब 1 5 9, अगर त्रिकोण में आ जाए तो भी अच्छे ये शादी के योग बनाते हैं। और अगर ये 7वें भाव में है, इसको हम जया भाव भी कहते हैं, तो जया भाव में है तो भी ये अच्छे शादी का योग बनाते हैं। दूसरा, अगर यही दिक्कतें बहुत सारी मैंने देखा कि बोलते हैं कि सर हमें ना शादी देख रहे हैं हम लोग, लेकिन दिक्कतें आ जाती हैं, हमारी शादी लगती है, फिक्स होती है, उसके बाद हो नहीं पाती है। वो जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग यहीं से देखते हैं। अगर 7th हाउस में, इसी हाउस में शनि, राहु, केतु, मंगल, अगर ये वाले ग्रह आ जाते हैं इसी 7th हाउस में, क्योंकि ये जया भाव है और ये शादी का भाव है। और दूसरा, यहाँ से कई बार चलो एक चीज और मैं क्लियर करता हुआ चल जाऊं, यहाँ पर ना हम लोग वो जो होते हैं पार्टनरशिप, बेसिकली पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप चाहे वो प्रेमी प्रेमिका की पार्टनरशिप हो या दूसरे कोई हम काम कर रहे हैं कारोबार में, दूसरे व्यवसाय में पार्टनरशिप हो, ये पार्टनरशिप का भी हाउस है। तो अगर बेसिकली आज का जो विषय है वो शादी है, तो मैं शादी पर ही सब केंद्रित कर देता हूं मैं। अगर इस हाउस में 7वें घर में शनि, राहु, केतु और मंगल हैं, तो आप पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं। या फिर जो आपके मेन घर हैं, ये जिनको हम लोग बोलते हैं 6, 8 और 12, इन भावों में गुरु का आ जाना या शुक्र का आ जाना या चंद्र का आ जाना, ये भी आपको परेशान कर सकता है। यानी जो शादी के कारक ग्रह हैं, वो अगर किसी बुरे घर में आ जाएंगे या त्रिक भाव में आ जाएंगे, तो भी वो मुख्य रूप से परेशान करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आप 2 तरह के चार्ट होते हैं, एक तो हो गया आपका कुंडली जन्म आधार पर और दूसरा हो गया आपका नवांश। यानी इस समय जो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इस प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से भी हम लोग इसको काउंट करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बेसिकली नवांश में ही देखते हैं कि कुंडली का असली रिजल्ट या विवाह में कहां दिक्कतें हैं। नवांश कमजोर होने पर भी शादी में दिक्कत होती है, वैवाहिक तनाव होते हैं। और दूसरा, अगर शादी में कई बार आपने देखो अलगाव की स्थिति भी आ जाती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अलगाव की स्थिति भी यहाँ जो नवांश कुंडली से देखते हैं। चलिए, ये तो रहा आपकी कुंडली में कैसे देखा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में मैं आपको दशा और अंतरदशा के बारे में बता चुका हूं। अब मान के चलते हैं, जैसा कि शुक्र की मैं बात कर रहा था, तो शुभ स्थिति में जैसे शुक्र है, शुक्र की आपकी महादशा चल रही है और उसमें गुरु अगर अंतरदशा में आ जाते हैं, तो विवाह के योग बहुत सक्रिय हो जाते हैं। यानी दोनों दशा और अंतरदशा में बहुत अच्छा हो जाता है। जैसा 7th भाव से जुड़े हुए ग्रहों की अगर दशा अंतरदशा आपके प्लेनेट में आ जाती है, तो बहुत अच्छे शादी के योग बन जाते हैं। दूसरा, गोचर की जब मैं बात करता हूं, तो विशेषकर जो गोचर, अभी मैं उस दिन मैं आपको अभी बता रहा था पिछले चैप्टर में, गोचर क्या होता है, ट्रांसिट होता है, यानी आउटर, उसमें ट्रांसिट जो भी होता है, परिभ्रमण, जो आपके आउटर परिभ्रमण है किसी भी ग्रह का, वो अगर आता है तो गुरु का 7th भाव में या उसके स्वामी का
अक्षय भाव में आ जाना, विवाह के भाव में आ जाना भी विवाह की योग बनाता है। तो ये तो हो गया ये। अब कुछ चीजें और देखते हैं भाई। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो यार मांगलिक हैं और हमारे तो विवाह में दिक्कत आ रही है। अब ये मांगलिक क्या हो गए साहब? मांगलिक क्या है? मांगलिक होते हैं जब आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 इन घरों पर मंगल देव का भाव हो। तो 1, 4, 7, 8 और 12 अगर आप अपनी कुंडली इसमें साउथ से देख रहे हैं, कुछ साउथ में देखने वाले पंडित जी यहां दूसरे भाव को भी मांगलिक विचारों पे देखते हैं। अगर आप नॉर्थ में देख रहे हैं, यानी जो भारत का ऊपरी हिस्सा है वहां से अगर आप देख रहे हैं तो 1, 4, 7, 8 और 12 को देखते हैं। अगर आप साउथ की बात करते हैं तो साउथ में दूसरे भाव को भी मंगल के विचार से देखते हैं। अच्छा, अब होता क्या है ये भी बता देता हूं मैं। अगर आपके पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 8वें या 12वें भाव में अगर मंगल आ गए हैं, मंगल दोष में, तो वैसे दोष तो लिख दिया है मैंने, इसे मैं मंगल योग कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मंगल योग हो गया है तो बेसिकली क्या होता है, वो आपको ना तनाव बहुत दे देता है। तनाव में आप डिसीजन गलत ले लेते हो, आपको गुस्सा बहुत दे देता है। अगर आपके खुद आपके विचारों में अगर गुस्सा है तो आप कैसे किसी भी चीज का समन्वय स्थापित करोगे? तो समन्वय के लिए आपको काम रखना होगा अपने आप को, आपको कूल रखना होगा अपने आप को। लेकिन मंगल की स्थिति आपके लिए क्या कर देती है? मंगल की स्थिति आपको गुस्सा दिला देती है। ये देरी के हो जाते हैं, फिर इससे तो देरी हो जाएगी या आप मना कर दोगे। दूसरा, बाकी मंगल दोष को लेकर, मंगल विचारों को लेकर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि बेसिकली मंगल योग है या दोष है, आपके जीवन में मंगल कैसे काम करता है। तो ये कैसे हम लोग मंगल को देखें, कैसे अपने जीवन में मंगल को सुधारें, इसको जिससे मंगल ही मंगल हो, तो ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप शादी की बात करते हैं, अगर आपके शादी में मांगलिक की जब हम बात करते हैं, मांगलिक एक योग मान के चलता हूं मैं, और वो योग क्या करता है आपकी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें इन स्थानों पर अगर मंगल है तो क्या करता है, वो आपको एग्रेसिव बना देता है, आपके गुस्से को बढ़ा देता है, जिससे कि तनाव उत्पन्न हो जाता है। इतना समझे आप, जिससे कि विवाह में देरी हो सकती है। तो कई बार कैंसिलेशन तक फिर नौबत आ जाती है। अब बात करता हूं मैं देरी की, शनि प्रभाव की मैं बात करता हूं कुंडली में। ये दोनों के लिए है, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। आप जिन चीजों को देख रहे हो ना, शुभ ग्रह का शुभ में होना तो फायदा देगा ही, अशुभ ग्रह का अशुभ में होना तो भी नुकसान होगा ही। इसीलिए विवाह में जो देरी की हम बात करते हैं, तो शनि के प्रभाव से उम्र का अंतर, कई बार ना जिम्मेदारी लेने से लोग हटते हैं पीछे। अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हो तभी आप विवाह के बंधन में बंधो। तो शनि क्या करता है, आपको जिम्मेदार बनाता है, और आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते तो उस केस में भी शादी में डिले होता है। तो ये तो हो गया शनि के प्रभाव। शनि के प्रभाव, अगर शनि सप्तम में है तो विवाह में हमेशा देरी होगी। राहु केतु अगर सप्तम में है तो विवाह में देरी होगी, कई बार परेशान कर देंगे आपको। मंगल है तो, क्योंकि ये जो ग्रह हैं इनका एक अलग नेचर है और विवाह वाले ग्रहों का एक अलग नेचर है। दोनों अलग विरोधाभासी ग्रह आपस में टकराएंगे, जहां में एक ही हिस्से में होना चाहिए, अगर हम दूसरी तरह के हिस्से में जाएंगे तो वहां पर विरोध उत्पन्न होगा। और राहु केतु का प्रभाव भी यहां तक हो जाता है। तो राहु केतु से कई बार आप देखते होंगे कि कई बार ना राहु केतु के आ जाने से बाद ना अलग जाति में भी विवाह हो जाते हैं। वो दोनों के मतभेद तो होते हैं, लेकिन मतभेद में समन्वय स्थापित हो जाता है। या तो वो दूर अचानक रिश्ता कराएंगे, दूर स्थान पर कराएंगे, और या फिर वो कहेंगे कि ठीक है अलग अलग दोनों हैं, लेकिन आप दोनों के माइंड सेट एक है। माइंड सेट एक हो जाते हैं, बाकी चीजें एक जैसी नहीं रहती हैं। तो यहां पर भी परेशानी का स्वभाव बनता है। राहु केतु, शनि और मंगल ये आपको विवाह में परेशान करते हैं। और बाकी शुभ स्थिति गुरु, चंद्र और शुक्र की है, ये आपको शुभ संकेत देती है। विवाह जल्दी कब हो जाता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब आपका चंद्र और शुक्र बहुत मजबूत हो तो आपके विवाह जल्दी होते हैं। 7th हाउस में इन तीनों चारों ग्रहों का बहुत अच्छा प्रभाव हो तो भी बहुत अच्छे वो बनते हैं, संयोग बनते हैं। और विवाह में देरी कब होती है? विवाह में देरी जब तीन दूसरे प्लेनेट है, राहु केतु मंगल और शनि, इनका अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में प्रभाव है तो आपके विवाह में देरी होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सब चीजें अच्छा। एक चीज और मजेदार बात यह है, आप लव मैरिज की जब हम बात करते हैं तो लव मैरिज का संयोग कब बनता है? जब 5th और 7th इन दोनों ग्रहों में बहुत अच्छा संबंध हो तो लव मैरिज के वो बनते हैं ऑप्शंस कि यार ये लव मैरिज की तरफ जा रही है कुंडली। तो लव मैरिज जब देखते हैं, क्या कई बार आपने पूछा भी होगा, जब आप कुंडली देखते होंगे तो मन में क्यूरियोसिटी भी आई होगी, क्या मेरी अरेंज मैरिज या लव मैरिज क्या होगी? तो इन दोनों प्लेनेट में अगर अच्छा रिलेशन है 5वें में और 7वें में, तो आपके यहां पर लव मैरिज के भी
संबंध देखने को मिलते हैं। ये प्रेम विवाह के लिए अच्छे शुभ संकेत होते हैं। या फिर यहाँ पर चंद्र अच्छी स्थिति में हो, ये दोनों स्थितियां हैं। तो ये मैंने बताया। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आपके यहाँ पर 9th हाउस में, क्योंकि ये परिवार के मुखिया का घर है, पिता का घर है, यहाँ पर परिवार का हस्तक्षेप बहुत होता है। अगर यहाँ पर गुरु हैं तो भी आपको अरेंज मैरिज की ओर लेके चले जाएंगे। तो ये मुझे लगता है मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अगर यहाँ पर गुरु है, 9th हाउस में ही है, तो ये आपको अरेंज मैरिज की तरफ लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये पिता का घर है, पिता यानी परिवार के मुखिया है। आपको ना ज्यादा हस्तक्षेप उनकी बातों में नहीं कर पाते हैं। तो ये रही पूरी स्थिति विवाह की, और मुझे लगता है मैंने सारा क्लियर कर लिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और मुझे लगता है विवाह के संबंध में आपको बहुत सारी जिज्ञासाएं आपकी होंगी, आप पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, विवाह में देरी, प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज, बहुत सारे हैं, मांगलिक दोष तो परेशान नहीं कर रहा, तो आप मुझे कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत हो रही है। मैं आपकी कुंडली की सविस्तार विवेचना करूंगा। बस कंडीशन एक है कि आपको आपके चंद्र राशि के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो आपका बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चारों चीजें होते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आइए, चारों चीजों को लिखिए और मुझे अपने सवाल के साथ भेज ही दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।